दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है वो बिहार की है। बिहार के गांव में किरण कुमारी उम्र 22 वर्ष अपने पूरे परिवार के साथ हंसी खुशी रह रही होती है। किरण कुमारी जो कि पढ़ाई लिखाई यानी कि जो किरण रहती है वो पढ़ाई लिखाई छोड़ देती है और अपने पिता के साथ यानी कि अपने पापा और मम्मी के साथ खेतों में काम कर रही होती है। वो सुबह ही 6 साढ़े 6 बजे खेतों में निकल जाते हैं। रोज की तरह वो अपनी पत्नी के साथ, अपनी बहू के साथ, पोते पोतियों के साथ खेतों में निकल जाते हैं। लेकिन जो किरण रहती है वो खेतों में नहीं पहुंचती है। परिवार जिसे कुछ समझ में नहीं आता है कि आखिर किरण अब तक क्यों नहीं आई है। दोपहर का 12 साढ़े 12 बज जाता है। लोग खाने का इंतजार करते हैं क्योंकि किरण जो खाना बना करके खेतों पे पहुंच जाती थी अपने माता पिता के लिए, भैया भाभी के लिए। लेकिन आज किरण खेतों में नहीं पहुंची। किसी को समझ में नहीं आता है। माँ का मन घबराता है। वो लोग खेतों में काम करना रोक देते हैं और सीधे अपने घर पर आते हैं। अब जब घर पर आते हैं, जो मंजर वो घर का देखते हैं, उनके रोंगटे खड़े जाते हैं, पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि उनकी बेटी किरण, जिसकी हत्या हो चुकी है, जो अब इस दुनिया में नहीं रही। माँ को तो मानो यकीन ही नहीं हो रहा था कि अब उनकी बेटी इस दुनिया में नहीं है, उनके बीच नहीं है। अपने माता पिता की इकलौती बेटी रहती है। किरण जिसकी कोई बहन नहीं रहती, उसके सिर्फ 4 भाई रहते हैं। चारों की शादी हो चुकी थी। किरण दुलारी थी, सबसे छोटी थी। अब ऐसे में परिवार पर मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। रोना पिटना सुन करके पड़ोसी भी आते हैं। अब इसके बाद पड़ोसी पुलिस को सूचना देते हैं। पुलिस आती है। जैसे ही पुलिस मौके पर पहुंचती है, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। लेकिन अब जो गांव वाले रहते हैं वो पुलिस को घेर लेते हैं और कहते हैं कि जब तक कातिल पकड़ा नहीं जाता तब तक हम पोस्टमार्टम नहीं करवाएंगे। पुलिस समझाती है लेकिन गांव वाले नहीं मानते। जब कातिल पता चलता है तो पूरे गांव में हड़कंप मच जाता है। किसी को यकीन ही नहीं हो रहा होता है कि कातिल ये है। लोग विश्वास नहीं कर पा रहे होते कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, क्यों हो सकता है। गांव में तरह तरह की बातें होने लगती है, इंक्वायरी होती है। गांव वाले शव को घेर लेते और कहते हैं कि हम तब तक पोस्टमार्टम नहीं करवाएंगे जब तक हमें कातिल नहीं मिल जाता। क्योंकि गांव की लड़की की बात थी और ऐसे बीच मोहल्ले में, गांव में इतनी बड़ी घटना घटित हो गई, किसी की हत्या हो गई और पुलिस वाले कातिल को पकड़ ही नहीं पाए कि कातिल कौन है आखिर। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। लेकिन खैर, पुलिस के बहुत समझाने बुझाने पर जो गांव वाले रहते हैं वो मान जाते हैं। अब पोस्टमार्टम होता है तो उसमें ये पुष्टि हो जाती है कि किरण, जिसके साथ कुछ गलत हुआ है, बेरहमी से किरण का गला घोटा गया है। अब इसके बाद पुलिस वाले जो अपनी जांच पड़ताल शुरू कर देते हैं। गांव में सीसीटीवी कैमरा भी नहीं होता है कि पुलिस वाले ये पता करें कि घर के अंदर कौन आया गया। अब पुलिस वाले पहले परिवार के लोगों से पूछताछ शुरू करते हैं। सबसे पहले जो किरण के पिता होते हैं, मदन लाल, उनसे पूछताछ होती है। फिर इसके बाद किरण के जो चारों भाई रहते हैं, भाभी रहती हैं, सभी उनसे पूछताछ होती है एक एक करके। किरण की माँ से पूछताछ होती है। लेकिन कहीं भी पुलिस वालों को कोई शंका परिवार पर नजर नहीं आती है। अब इसके बाद गांव वाले से पूछताछ होती है। गांव वाले भी कहते हैं कि नहीं, किरण तो बहुत अच्छी लड़की थी, अपने माता पिता के लिए खाना बना करके खेतों में लेकर के जाती थी, कभी भी उसकी किसी से कोई बहस नहीं हुई, अच्छे स्वभाव की थी। अब पुलिस को समझ में नहीं आता है कि आखिर माजरा क्या है, मामला क्या है, पता करिए तो कैसे करें। अब इसके बाद पुलिस किरण का मोबाइल पूरा ट्रेस करती है, पता करती है, सारे नंबर निकलवाती है कि किरण सबसे ज़्यादा किस नंबर पर बात करती थी। तो एक नंबर आता है, कॉमन नंबर। अब पुलिस देखती है कि उस नंबर पर अक्सर किरण बात करती थी और रात के 12 साढ़े 12 बजे से लेकर के करीब 3 बजे तक। अब पुलिस उस नंबर को निकलवाती है तो पता चलता है कि वो नंबर गांव के ही एक लड़के का है जिसका नाम गुड्डू है। अब पुलिस गुड्डू को धर दबोचती है, गुड्डू से पूछताछ करती है तो गुड्डू कहता है कि साहब, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मैं और किरण एक दूसरे से प्यार करते हैं। मैं तो किरण से
शादी भी करने वाला था, लेकिन मेरी किरण मुझे ऐसे छोड़कर चली जाएगी मुझे पता नहीं था। अब इसके बाद जो पुलिस वाले रहते हैं वो गुड्डू को यानी कि किरण के बॉयफ्रेंड को थाने ले आते हैं। अब उससे अच्छी से पूछताछ होती है, लेकिन गुड्डू एक ही बात बोलता है कि साहब मैं भला ऐसा क्यों करूँगा, मैं तो किरण से प्यार करता था। अब इसके बाद पुलिस को भी कुछ समझ में नहीं आता है कि आखिर माजरा क्या है, कातिल कौन है, मुजरिम कौन है, कैसे क्या करे। इधर दबाव पड़ रहा है, प्रेशर पड़ रहा है, गांव वाले अल्टीमेटम दे रहे हैं कि अगर इतने दिन के अंदर किरण के कातिल का पता नहीं चलेगा तो फिर वो थाने का घेराव कर देंगे। अब ऐसे में पुलिस करे तो क्या करे। अब लगातार 3 दिनों तक गुड्डू से पूछताछ होती है, गुड्डू पर 3rd डिग्री भी इस्तेमाल होती है, लेकिन गुड्डू वही बात बोलता है। अब पुलिस वाले कहते हैं कि देखो गुड्डू, रिपोर्ट में ये साबित हुआ है कि किरण के साथ बुरा हुआ है, कुछ गलत चीज़ें हुई हैं उसके साथ। अब गुड्डू कहता है कि देखिए साहब, मैं उस दिन किरण से मिलने गया था। किरण ने मुझसे कहा कि उसके माता पिता परिवार खेतों पर चला गया है और मैं अक्सर मिलने जाता रहता था, लेकिन उस दिन जब मिलने गया तो मैं किरण को देख करके खुद को रोक नहीं पाया और मैंने किरण से संबंध बनाने की कोशिश की, लेकिन किरण ने मुझे ये कहा कि देखो गुड्डू, मैं भले ही तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन शादी से पहले मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकती हूँ। मैंने कई बार किरण से ये चीज़ कही और जब किरण मुझे समझाती थी मैं मान जाता था, लेकिन ना जाने उस दिन मुझे ऐसा क्या हो गया कि मैं खुद को रोक नहीं पाया और फिर ज़बरदस्ती मैंने किरण के साथ वो सारी चीज़ें कर दी जो कि मुझे शादी के बाद करनी चाहिए थी। मैं मानता हूँ कि मुझसे ये गलती हो गई, लेकिन फिर डर के मारे मैं वहाँ से भाग गया। उसके बाद किरण के साथ क्या हुआ ये मुझे नहीं पता। तरीके से अपने स्तर से पता करती है मोबाइल कि आखिर उस समय किस किस के मोबाइल किरण के घर के पास मौजूद थे। पुलिस को जो मदन लाल रहते हैं उनका मोबाइल नंबर वहाँ पर यानी घर के आसपास ही लोकेट होता है। अब पुलिस तुरंत मदन लाल के पास पहुँचती है और मदन लाल को उठा करके ले आती है कि अगर उस समय आप खेतों पर थे तो फिर आपका मोबाइल आपके घर पर कैसे लोकेट हो रहा है। अब मदन लाल कहते हैं कि साहब मुझे नहीं पता, मैं तो उस समय खेतों पर था, चाहे तो आप मेरी पत्नी से भी पूछ लीजिए। अब जब पत्नी से पूछताछ होती है तो पत्नी कहती है कि हाँ मेरे पति तो मेरे ही साथ थे। चारों लड़कों से पूछताछ होती है, उनकी पत्नियों से होती है, तो वो सब भी वही कहती हैं कि हाँ बाबूजी तो हमारे साथ ही खेतों पर थे। अब इसके बाद पुलिस को समझ में नहीं आता है कि अगर मदन लाल खेतों पर थे तो फिर उनका मोबाइल वहाँ पर लोकेट कैसे हो रहा था। अब पुलिस अपने तरीके से इंक्वायरी में लगी रहती 1 महीना गुजर जाता है। इसके बाद पुलिस के हाथ जो सुराग लगता है, पुलिस को लगता है कि ये केस सुलझ जाएगा। अब पुलिस जो मदन लाल का छोटा बेटा रहता है उससे पूछताछ करती है, क्योंकि गांव के कुछ लोग बताते हैं कि मदन लाल का छोटा बेटा उस दिन 12 साढ़े 12 बजे के करीब घर पर आया था। मदन लाल का छोटा बेटा जिसका नाम विकास रहता है, विकास ये तो मान लेता है कि वो घर आया था, लेकिन उसने अपनी बहन के साथ ऐसा कुछ नहीं किया है। अब पुलिस दबाव बनाती है और मदन लाल को भी वहाँ बुला लेती है और पूछती है कि उस समय जब आपका मोबाइल घर पर लोकेट कर रहा था तो आपका मोबाइल कहाँ पर था। मदन लाल कुछ देर याद करने के बाद बताते हैं कि हाँ विकास ने ही हमसे मोबाइल मांगा था कि उसको किसी को व्हाट्सएप पर मैसेज करना है, हमने अपना मोबाइल दे दिया था साहब, इसके बाद हमें पता नहीं कि आगे क्या हुआ। अब पुलिस वाले विकास से पूछते हैं कि देखो हमें तुम पर पूरी शंका है, क्योंकि तुमने ही अपने पिता का पहले मोबाइल लिया, तुम घर पर आए, इसके बाद किरण की हत्या हो। अब जब इतना प्रेशर बनता है तो विकास दबाव में आता है, डर जाता है। जब वो पूरा सच पुलिस वालों को बताता है तो पुलिस को भी यकीन नहीं होता है। विकास कहता है कि सर मैं 12 साढ़े 12 बजे ये देखने आया था कि मेरी बहन खाना लेकर के क्यों नहीं आई। जब मैं वहाँ घर पहुँचता हूँ तो मेरे गांव का ही एक लड़का जिसका नाम गुड्डू रहता है, वो मेरी बहन के साथ वो सारी चीज़ें कर रहा था। जब मैंने अपनी बहन को एक गांव की ही लड़की के साथ ये सब करता हुआ देखा, बर्दाश्त नहीं कर पाया। जैसे ही गुड्डू वहाँ से भागा तो मैंने बहुत गुस्से में आकर के अपनी बहन के साथ ऐसा कर दिया, मुझे माफ़ कर दीजिए। अब जो पुलिस वाले रहते हैं वो कहते हैं कि तुम्हें माफ़ी तो नहीं मिलेगी, जो तुमने जुर्म किया है उसकी तुम्हें सज़ा मिलेगी। इसके बाद विकास जिसे उम्र कैद होती है। बाकी आपका इस पर क्या विचार है? क्या विकास को ऐसा करना चाहिए था?
आप लोग अपनी अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।